Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are explaining class 9th physics. टॉपिक आपके पास है Introduction of Physics and Physical Quantities. First of all, हम explain करेंगे what is meant by physics. According to definition, the branch of science concerning the study of natural phenomena and properties of matter. कि साइंस की ऐसी ब्रांच जो नेचुरल फिनोमेना और मैटर की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती हो, साइंस के इस ब्रांच को हम फिजिक्स कहते हैं। आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन राइज हो सकता है कि जो हम थियोरेटिकल वर्क पढ़ते हैं फिज़िक्स में, जिसमें इसके डिफरेंट लॉज भी हैं, तो क्या वो डेली लाइफ में एप्लीकेबल हैं या नहीं, फिज़िक्स का डेली लाइफ में क्या यूज़ है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि फिज़िक्स आपके सुबह उठने से रात के सोने तक आपके साथ ही रहती है। लेट्स सपोज आप एक अलार्म क्लॉक के थ्रू उठते हैं, तो जब ये बेल रिंग होती है, इसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है जो कि आपके कानों तक पहुंचती है और वहाँ पे एयर ड्रम्स वाइब्रेट होते हैं जिसकी वजह से आप सुन सकते हैं। तो साउंड की वेव का एक जगह से दूसरी जगह जाना, साउंड की वेव का प्रोपोगेशन का प्रोसेस, इस प्रोसेस को एक्सप्लेन फिजिक्स ही करती है और साउंड की वेव्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन फिजिक्स ही करती है। क्लियर? लेट्स सपोज अगर आप अपने ड्रेस वगैरह प्रेस करते हैं तो बेसिकली आप आयरन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो एक वायर में जब चार्जेस फ्लो करते हैं वो किस तरीके से करंट में चेंज होते हैं, और देन अगर आप आयरन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो किस तरीके से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपके ड्रेसेस को प्रेस कर रही होती है। ये सारा का सारा फिनोमेना फिजिक्स ही एक्सप्लेन करती है कि कोई एनर्जी किस तरीके से डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतना स्मूथली किस तरीके से चल लेते हैं? तो इसके पीछे भी फिजिक्स इन्वॉल्व है। और वो किस तरीके से कि जब आप ज़मीन के ऊपर चलते हैं तो आपके पाँव और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। उस फ्रिक्शन की वजह से आप इजीली चल सकते हैं स्मूथली। अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप एक सेकंड के लिए ज़मीन के ऊपर खड़े भी ना हो सकें। क्लियर दिस? फ्रिक्शन को, ग्रेविटी को एक्सप्लेन फिजिक्स ही करती है। आप लोगों के पास मोबाइल होगा, मोबाइल को आप सेल्फी वगैरह या वैसे पिक्चर कैप्चर करने के लिए यूज़ करते होंगे, तो इसमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व है। वो किस तरीके से कि मोबाइल में हम इमेजेस कैप्चर करने के लिए कनकेव लेंस यूज़ करते हैं या कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। मिरर की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन फिज़िक्स की ही ब्रांच करती है। क्लियर? और हमें बताती है कि हम कौन सा मिरर या कौन सा लेंस यूज़ करके बेहतर इमेज कैप्चर कर सकते हैं। ये आपके पास एक इमेज है जिसमें सन, अर्थ और मून को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हमारे पास सन से हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी ज़मीन तक आती है। हालांकि सन और ज़मीन के दरमियान, अर्थ के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, यहाँ पे वैक्यूम है, लेकिन फिर भी वो हीट एनर्जी ज़मीन तक पहुँचती है। वो प्रोसेस कहलाता है रेडिएशन प्रोसेस। उस प्रोसेस को एक्सप्लेन फिजिक्स की ही ब्रांच करती है। और डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोसेस जिसमें रिफ्लेक्शन होती है, रेयरफैक्शन होती है, ये सारे के सारे फिजिक्स ही एक्सप्लेन करती है। क्लियर? होप सो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि फिज़िक्स कितनी इम्पोर्टेंट है। अब हम डिफ़ाइन करते हैं टर्म फिज़िकल क्वांटिटी को। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकें वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। लेट्स सपोज ये एक पर्सन पढ़ा रहा है। अगर मैं कहूँ कि इस पर्सन की हाइट फाइंड करें या इसके बैकग्राउंड में मौजूद वाइट बोर्ड की लेंथ फाइंड करें, तो आप
ये दोनों चीज़ें इजीली फाइंड कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके। तो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों चीज़ें हाइट और लेंथ मेजरेबल हैं, तो ये हम फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। क्लियर? ये आपके सामने एक साइकिल एक लड़का चला रहा है, इस साइकिल का मास भी आप फाइंड कर सकते हैं, इसके ऊपर बैठे हुए एक लड़के का वेट भी आप फाइंड कर सकते हैं, तो वो भी फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर की जाएगी। जब ये साइकिल चलता है तो इसमें स्पीड प्रोड्यूस होती है या एक्सेलरेशन चेंज होती है, तो ये भी आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी ही कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि ये सारी की सारी क्वांटिटीज मेजरेबल क्वांटिटीज हैं। क्लियर दिस पॉइंट? आई एम होपिंग कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम एक्सप्लेन करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स को। इसमें फर्स्ट टाइप आपके पास है बेस क्वांटिटी और सेकंड है आपके पास डेराइव क्वांटिटी। तो हम सबसे पहले बेस क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे। According to this, those physical quantities that cannot be defined in term of other quantities, ऐसी physical quantities जिनको यूज करके हम दूसरी physical quantities को derive कर सकें, वो हमारे पास base quantity कहलाती हैं। ये आपके पास एक base quantity का टेबल है। base quantity टोटल 7 होती हैं आपके पास। क्वांटिटीज यहाँ पे लिखी हुई हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर, और साथ उसके यूनिट लिखे हुए हैं, जैसे कि लेंथ का यूनिट मीटर है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर और टेम्परेचर का केल्विन। इट्स मीन कि हर क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हम उसके यूनिट भी साथ लिखते हैं। तो ऐसे यूनिट जो बेस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करें, बेस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करें, उन यूनिट्स को हम बेस यूनिट कहते हैं। क्लियर? नाउ डिफाइन करते हैं डेराइव क्वांटिटीज को। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, those physical quantities which are derived from base quantity, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम बेस क्वांटिटी से डिराइव करें, वो हम डिराइव क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। ये आपके पास एक टेबल है डिराइव क्वांटिटी का, जिसमें वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब है, तो बेस क्वांटिटी के टेबल में ये चीज़ ऑब्जर्व करें कि मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। तो इट्स मीन कि लेंथ के यूनिट को यूज़ करते हुए हमने वॉल्यूम का यूनिट डिराइव किया। इसी तरीके से डेंसिटी का अगर आप ऑब्जर्व करें तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है, तो बेस क्वांटिटी के टेबल में देखें तो किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का, और मीटर किसका है, लेंथ का। तो हमने इन दोनों बेस क्वांटिटी के यूनिट को यूज़ करके डेंसिटी का यूनिट डिराइव किया। क्लियर? तो ऐसे यूनिट जो डिराइव क्वांटिटी को डिस्क्राइब करें, डिराइव क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करें, उन यूनिट्स को हम डिराइव यूनिट्स कहते हैं। अब आपके पास है प्रीफिक्सेस। According to definition, multiples and sub-multiples of SI unit is called prefixes। ये आपके पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है प्रीफिक्स की, और ये नीचे आपके पास टेबल है प्रीफिक्स का। यहाँ से आप कोई से भी एक तो अपनी एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इज़ दैट कि हम इनको प्रिपेयर किस तरीके से करें। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि अगर आप प्रीफिक्सेस के जस्ट नाम प्रिपेयर कर लें सीक्वेंस के साथ, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाती हैं। जैसा कि आपके पास डेका होता है 10⁻⁴, हेक्टो है आपके पास 10⁻², किलो है आपके पास 10⁻3। अब जो आगे प्रीफिक्स यूज हो रहे हैं वो 3 के मल्टीपल्स हैं, मतलब 3 का टेबल स्टार्ट हो जाता है 10⁻6, 10⁻9, 12, 15, 18। इस तरीके से अगर आप प्रीफिक्सेस के नाम सीक्वेंस के साथ
डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गैगा, टेरा, इस तरीके से सीक्वेंस के साथ अगर आप नाम प्रिपेयर कर लेंगे तो उनकी वैल्यूज़ आप ऑटोमेटिकली प्रिपेयर कर सकते हैं। वो प्रिपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं, नाम के साथ उसकी वैल्यू लिख दीजिएगा। और सेम एज इट इज़ आपके पास नेगेटिव प्रीफिक्स में भी है, जस्ट उसके साथ नेगेटिव का साइन है। 10 to raise power 1, 10 to raise power 2, 10 to raise power 3 और then 3 के मल्टीपल्स। लेट्स सपोज आपके पास ये एक वैल्यू है, इसको हमने प्रीफिक्स में किस तरीके से चेंज करना है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 50 के बाद जो 3 जीरोस थी हमने उनको 10 to raise power 3 में कन्वर्ट किया ग्राम। अगर आप टेबल में देखें तो 10 to raise power 3 क्या होता है, किलो होता है। तो 50 10 to raise power 3 की जगह पे के किलो, तो 50 किलोग्राम। इस तरीके से हम एक गिवन वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। अब आपके पास है साइंटिफिक नोटेशन, कि किसी भी वैल्यू को हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। साइंटिफिक वे टू राइट लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर एंड एक्सप्रेस देम इन सम पावर ऑफ 10, कि हमारे पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू हो या बहुत छोटी वैल्यू हो, उसको अगर हम 10 to raise पावर में राइट करें, उस प्रोसेस को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में सन, अर्थ और मून को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हम कहते हैं कि अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास मीटर में ये है। अगर हमने इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो प्रोसेस ये है कि साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे पॉइंट यूज़ करते हैं। तो 3.84 और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो 10 to raise पावर में चले जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 8 डिजिट्स हैं तो ये 10 to raise पावर 8 में चला गया। अब ये प्रीफिक्स से इसलिए अलग है क्योंकि हमारे पास जो प्रीफिक्सेस होते हैं वो भी 10 to raise पावर में ही होते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू में होते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का ये है कि हमारे पास एक गिवन वैल्यू होती है, उसको हम 10 to raise पावर में चेंज करते हैं, जबकि प्रीफिक्सेस एक एग्जैक्ट वैल्यू 10 to raise पावर में मौजूद होती है। क्लियर दिस पॉइंट? ये फ़र्क है प्रीफिक्सेस का और साइंटिफिक नोटेशन का। अब आपके पास है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हमने पीछे फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन किया कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल हों, तो उन क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करेंगे। उन इंस्ट्रूमेंट को हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास कुछ बुक्स हैं, तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि इनकी लेंथ फाइंड करें, तो बुक्स तो बहुत छोटी छोटी होती हैं, आप इजीली इनकी लेंथ फाइंड करके दे सकते हैं। आप मीटर रूल यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट commonly used in laboratories. It is 1 meter long which is equal to 100 centimeter. जनरली जो मीटर रूल होता है वो 1 मीटर के इक्वल होता है और 1 मीटर आपके पास 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ये नीचे डायग्राम में रिप्रेजेंट है, 1 मीटर रूल को हमने रिप्रेजेंट किया है। 0 से लेकर 1 तक आपके पास ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। क्लियर? 1 से लेकर 2 तक 2 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। अब मैंने यहाँ पे रेड कलर में रिप्रेजेंट की हैं लाइनें। क्लियर दिस पॉइंट? कि 0 रेड है, फिर मैंने एक लाइन छोड़कर दूसरे वाली रेड की है, तो ऊपर 2 मिलीमीटर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो 0 से लेकर 1 तक 1 सेंटीमीटर है, इनके दरमियान जो छोटी छोटी लाइनें हैं, स्मॉल लाइंस, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर के दरमियान, जो छोटी लाइनों के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस होता है वो आपके पास 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है। क्लियर दिस पॉइंट? तो ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन कॉल्ड मिलीमीटर। क्लियर दिस पॉइंट?
अगर आपको ये टास्क दिया जाए कि इस लड़के की हाइट फाइंड करें, तो आप मीटर रूल नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि मीटर रूल तो छोटा सा होता है और इस लड़के की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो आप मेजरिंग टेप यूज़ कर सकते हैं। ये टेप आपने अक्सर टेलर की शॉप पे देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप जाके देख लें। मेजरिंग टेप को यूज़ करके हम किसी भी पर्टिकुलर दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस, किसी भी पर्टिकुलर हाइट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ये ज़्यादातर कारपेंटर वगैरह यूज़ करते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक कारपेंटर वुड के दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर रहा है मेजरिंग टेप को यूज़ करके। क्लियर दिस पॉइंट? Measuring tape, it is used to measure length in meter and centimeter, कि मीटर और सेंटीमीटर में लेंथ फाइंड करने के लिए हम मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं। जनरली इट कंसिस्ट ऑफ 10 मीटर अप टू 100 मीटर लॉन्ग थिन स्ट्रिप। आमतौर पर इसकी जो लेंथ होती है मेजरिंग टेप की, वो 10 मीटर से 100 मीटर तक होती है। क्लियर? होप सो आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।